बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज हमने इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट हमारा रहता है उसको कंप्लीट करना है। सेकंड पार्ट जो कि सॉल्ट से स्टार्ट होगा। एसिड्स एंड बेसिस वी हैड कंप्लीटेड यस्टरडे। तो आज हम सॉल्ट्स जो हैं इनसे स्टार्ट करेंगे। यू शुड बी अटेंटिव। सॉल्ट्स, व्हाट आर सॉल्ट्स? सॉल्ट बेटे वो कंपाउंड होता है जो बनता है बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड अ बेस। कल मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी एसिड और बेस को आपस में मिलाते हैं तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। एज अ रिजल्ट हमारे पास सॉल्ट हासिल होता है और साथ वाटर बनता है। हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि सॉल्ट हमें हासिल हुआ है। आप उस मिक्सचर को जो आपके पास हासिल हुआ है उसको हीट करें। बज़ाहिर वो आपको पानी नजर आ रहा है, ये पानी का सोल्यूशन नजर आ रहा है। आप उसको हीट करें, पानी को वेपोरेट कर दें, तो आप देखेंगे कि सॉल्ट जो है वो बाकी बच जाएगा, क्योंकि पानी का तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि सॉल्ट का मेल्टिंग पॉइंट ही बहुत ज्यादा होता है। तो सॉल्ट जो है वो सॉलिड स्टेट में रहेगा और पानी सारा इवेपोरेट हो जाएगा। It will prove that salt is produced during neutralization of acid with base. एसिड और बेस के आपस में रिएक्शन से सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ था। कुछ कॉमन सॉल्ट्स जो हैं उनके फार्मूले दिए गए हैं और नाम दिए गए हैं। देखें, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, इट इज अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इनको यूं आपने पढ़ना है Na2CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, पोटाशियम नाइट्रेट KNO3, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, CuSO4। ये इनके नेम्स थे। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी कि सॉल्ट्स सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। सॉल्ट सॉलिड स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं या फिर ये पाउडर फॉर्म्स में पाए जाते हैं। क्रिस्टल कहते हैं उस ऑब्जेक्ट को जिसकी कोई डेफिनेट प्रॉपर कोई ज्योमेट्रिकल शेप हो, तो उसको हम कहते हैं, उस सॉलिड को हम कहते हैं क्रिस्टल। ऐसा सॉलिड जिसकी कोई खास शक्ल हो हम उसको क्रिस्टल कहते हैं। और उस क्रिस्टल की शक्ल में पाया जाना किसी सब्सटेंस का तो हम कहते हैं कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जा रहा है सब्सटेंस। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं कि आप चीनी को देखते हैं कि चीनी के जो ग्रेन्स होते हैं उनकी खास शक्ल होती है, रेक्टेंगल शेप होते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल की शेप में, स्क्वायर की शेप में, ऐसे डिफरेंट शेप्स में वो पाए जाते हैं। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड है तो उसके भी जो है वो क्रिस्टल होते हैं, ऐसी शेप्स होती हैं, स्पेसिफिक शेप्स, जिनको क्रिस्टल्स कहा जाता है, या फिर पाउडर फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये दोनों फॉर्म्स हैं। जो पाउडर होगा तो उसमें बारीक ज़रात होते हैं, वो आपको वाजे कोई क्रिस्टल नजर नहीं आता। दूसरी बात बताइए कि इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, उस टेम्परेचर को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और सॉलिड का लिक्विड में जो चेंज होना है उसको कहते हैं मेल्ट होना, वी से इट इज मेल्टिंग। और बॉइलिंग क्या है? किसी लिक्विड का वेपर्स में चेंज होना,
इसको हम कहते हैं बॉयल होना, कि वो लिक्विड बॉयल हो रहा है। और जिस टेम्परेचर पर लिक्विड वेपर्स में चेंज होना शुरू होता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे कि आप देखें ये वाटर है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तीसरी प्रॉपर्टी सॉल्ट्स का बताया है कि जनरली यानी अमूमन ये होता है कि ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, पानी में हल हो जाते हैं। हाउएवर कुछ कुछ सॉल्ट्स ऐसे हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, लेड क्लोराइड है, कैडमियम सल्फेट है, तो ये इनसॉल्युबल है वाटर में। ये भी सॉल्ट्स की प्रॉपर्टी हुई कि कुछ सॉल्ट्स पानी में हल हो जाते हैं, कुछ हल नहीं होते। फोर्थ प्रॉपर्टी एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ मेटल सॉल्ट्स। एक्वस, एक्वा वाटर को कहते हैं, एक्वा सॉल्यूशन में सॉल्यूशन इन वाटर। तो पानी में जो सॉल्यूशन है किसका, मेटल सॉल्ट, जैसे सोडियम क्लोराइड है तो उसमें सोडियम मेटल है, तो इसका जो पानी में सॉल्यूशन है वो, या इसको मेल्ट कर लें आप, ये मोल्टन स्टेट में हो, तो दोनों केसेस में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बोथ केसेस में ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। एक्वस सॉल्यूशंस हूं यानी पानी में सॉल्यूशन हूं इन मेटल सॉल्ट्स के, या मोल्टन स्टेट में हूं, पिघली हुई हालत में हूं, तो दोनों केसेस में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। उसकी रीजन बेटे बता देता हूं कि जब हम इनको पानी में डालते हैं तो इनके जो आयंस होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ये नीचे एग्जांपल में देखें सोडियम क्लोराइड, इसके अंदर एक सोडियम आयन है और एक क्लोराइड आयन है। जब हम पानी में डालते हैं ना, इसको हल करते हैं, तो ये सोडियम आयन अलग हो जाते हैं, क्लोराइड आयन अलग हो जाते हैं। इसी तरह जब हम इसको मेल्ट करते हैं तो ड्यूरिंग मेल्टिंग भी ऐसे ही होता है कि सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस, जो भी वो सॉल्ट होगा उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो वो अलग अलग हो जाते हैं और मूव कर सकते हैं। अब चूंकि वो आयंस मूव कर सकते हैं इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि वो चार्ज कैरियर्स हैं। अब वो चार्ज को कैरी कर सकते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। दैट्स व्हाई दे बिकम कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पांचवी प्रॉपर्टी, बहुत से सॉल्ट्स ऐसे हैं जिनमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इनके जब क्रिस्टल्स बनते हैं तो इनमें ये पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, केमिकल कंपोजिशन में आ जाते हैं, उसका हिस्सा बन जाते हैं। तो इन पानी के मॉलिक्यूल्स की वजह से उनके क्रिस्टल्स की एक खास शक्ल होती है, स्पेसिफिक शेप होती है। और बताया कि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ क्रिस्टल्स, कि अगर ये पानी के मॉलिक्यूल हैं तो क्रिस्टल्स की शेप होगी, और अगर ये पानी के मॉलिक्यूल्स खत्म हो जाएं तो क्रिस्टल की वो शेप नहीं रहती। इसकी मैं एग्जांपल आपको कॉपर सल्फेट की देता हूं, अगर आपने देखा हो लेबोरेटरी में। कॉपर सल्फेट जो है इसके ब्लू कलर के क्रिस्टल होते हैं, इसका ब्लू कलर होता है। आम मार्केट में भी अवेलेबल है। कॉमन नेम इसका जो उर्दू में इसको नीला थोथा कहते हैं, ये किसान खेतों में भी यूज करते हैं इसको, इंसेक्ट्स वगैरह को खत्म करने के लिए। ये एंटीसेप्टिक के तौर पे भी यूज होता है। तो जो इसके क्रिस्टल्स हैं ब्लू कलर के होते हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O। इसमें 5 पानी के मॉलिक्यूल जो हैं वो एक CuSO4 के यूनिट के साथ होते हैं, तो इसकी वजह से कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है। अगर हम उस कॉपर सल्फेट को हीट कर देते हैं तो ये पानी के मॉलिक्यूल्स रिलीज कर जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं, और हमारे पास वाइट कलर में पाउडर फॉर्म में कॉपर सल्फेट हासिल होगा। तो अगर वो पाउडर फॉर्म में हासिल हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी के मॉलिक्यूल्स की वजह से ही क्रिस्टल्स की शेप थी, क्योंकि जैसे पानी के मॉलिक्यूल खत्म हुए हैं तो क्रिस्टल ही नहीं रहा, वो पाउडर बन गया है। It has proved that water molecules are responsible for the shape of crystals. छठा पॉइंट देखें, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। जैसे आप नीचे देख रहे हैं Na2CO3 के कार्बोनेट है, इसी तरह NaHCO3 जो है तो वो बाइकार्बोनेट आ जाएगा।
कि उसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। जब एसिड्स के साथ इनका रिएक्शन होता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है या रिलीज होती है। लिबरेट का मतलब पैदा होना, खारिज हो जाना। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, हम इसको कहते हैं लिबरेट होना, निकल जाना रिएक्शन मिक्सचर से। तो ये 6 आपको बेटे प्रॉपर्टीज यहाँ बताई गई हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो 7th प्रॉपर्टी आ रही है कि जब सॉल्ट्स की हैवी मेटल्स के जो सॉल्ट्स हैं, जैसे आयरन है तो इसका सॉल्ट है फेरिक क्लोराइड, इनको हम अल्कलीज के साथ रिएक्शन इनका करवाते हैं। अल्कली क्या होती है? स्ट्रांग बेस जो पानी में सॉल्युबल होती है। तो इस रिएक्शन के दौरान हमें प्रेसिपिटेट हासिल होगा हैवी मेटल के हाइड्रोक्साइड का। ये देखें फेरिक हाइड्रोक्साइड हासिल हुआ। प्रेसिपिटेट, पीपीटी, प्रेसिपिटेट कहते हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट, इनसॉल्युबल सॉलिड जो बना है। ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है ये इनसॉल्युबल सॉलिड है, इसी वजह से ये पीपीटी बना है, प्रेसिपिटेट बना है, क्योंकि ये सॉल्युबल नहीं था। अगर सॉल्युबल होता तो ये सोडियम क्लोराइड भी साथ प्रोड्यूस हुआ है, वो हमें नजर नहीं आएगा, वो डिजॉल्व हो जाएगा सोल्यूशन, उसकी वजह से तो ट्रांसपेरेंट होगा। लेकिन जो भी हमारा हैवी मेटल का सॉल्ट बनेगा उसके लिहाज से ही उसका अपना कलर आएगा। तो बताया कि ये प्रेसिपिटेट्स हैवी मेटल हाइड्रोक्साइड्स के बन जाते हैं रिएक्शन मिक्सचर में। और बताया कि प्रेसिपिटेट्स क्या हैं? ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में अपीयर होते हैं, सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, यानी ऐसा प्रोडक्ट है जो सॉलिड है और इनसॉल्युबल है इन द लिक्विड रिएक्शन मिक्सचर। रिएक्शन मिक्सचर आपका जो लिक्विड फॉर्म में है उसके अंदर ये इनसॉल्युबल सॉलिड की फॉर्म में मौजूद है। फेरिक क्लोराइड प्लस NaOH, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड बना प्रेसिपिटेट। इसके बाद 8th प्रॉपर्टी बताई सॉल्ट्स की कि केमिकल रिएक्शन जो वाटर का है सॉल्ट्स के साथ, इससे एसिड और बेस प्रोड्यूस होते हैं और ये रिएक्शन कहलाता है हाइड्रोलाइसिस। व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस? हाइड्रो मीन वाटर एंड लाइसिस मीन ब्रेकिंग। तो हाइड्रोलाइसिस वो प्रोसेस है कि जब साल्ट को पानी में डालें तो पानी के मॉलिक्यूल्स साल्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को सराउंड करते हैं और अलग-अलग कर देते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस सेपरेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं सोडियम कार्बोनेट साल्ट था, इसमें सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन थे, पानी ने उनको अलग-अलग कर दिया। देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया है। पानी के जो OH आयन हैं वो सोडियम के साथ मिल गए, Na के साथ NaOH बन गया है। और पानी के जो हाइड्रोजन एटम थे तो वो कार्बोनेट के साथ मिले हैं और कार्बोनिक एसिड बन गया है। तो कार्बोनिक एसिड देखो ये एसिड बना और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के बेस है। तो बताया कि जब केमिकल रिएक्शन होता है वाटर का किसी सॉल्ट के साथ तो हमें एसिड और बेस हासिल होते हैं, एसिड और बेस का मिक्सचर हासिल होता है और इस रिएक्शन को हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। अगर हाइड्रोलाइसिस को डिफाइन करना आ जाता है तो आपने यही इसमें स्टेटमेंट देनी है। ये पूरी स्टेटमेंट इसका आंसर होगा कि केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर विद द सॉल्ट प्रोड्यूसेस एन एसिड एंड अ बेस, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। तो ये आगे एग्जांपल दे दें सोडियम कार्बोनेट की, कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। आपके यहाँ सोडियम कार्बोनेट की गिवन है तो आप ये दे दें। अब बेटा इसका यूजेस को देखें। रोल ऑफ सॉल्ट्स ह्यूमन बॉडी में क्या है? सॉल्ट्स मसला सोडियम के हैं, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या आयरन के हैं, ये हमारे बॉडी की नॉर्मल वर्किंग के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अब इनके फंक्शंस को देखें। सोडियम और पोटाशियम के जो सॉल्ट्स होते हैं ये हमारे मसल्स और नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी होते हैं। आपको फर्स्ट चैप्टर में मैंने नर्व इंपल्स का बताया था। तो नर्व इंपल्स बेटे याद रखें जो न्यूरॉन के अंदर चलती है वो इन्हीं सोडियम आयंस और पोटाशियम आयंस की मूवमेंट की वजह से ट्रेवल करती है। तवज्जो से दोबारा समझ लें, नर्व इंपल्स जो न्यूरॉन्स में चलती है वो सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स हैं। तो नर्व इंपल्स का चलना किस वजह से है? ये सोडियम आयंस और पोटाशियम आयंस जो हैं इनकी मूवमेंट की वजह से। जो न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अक्रॉस इनकी मूवमेंट होती है, इनवर्ट एंड आउटवर्ड। उसके बाद कैल्शियम सॉल्ट्स का बताया, ये बोन्स में मौजूद होते हैं।
और ये बोन्स को स्ट्रेंथ देते हैं, हमारी हड्डियों को मजबूती देते हैं। दे प्रिवेंट हार्ट अटैक्स, हार्ट अटैक्स से बचाते हैं। कैसे कि हार्ट के मसल्स जो हैं उनकी प्रॉपर वर्किंग के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, कि मसल्स ने कंट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, अगर वो प्रॉपरली ये पंपिंग होती, मसल्स की वर्किंग होती है तो हार्ट की पंपिंग होगी, हार्ट की बीटिंग होती रहेगी। और मसल्स की वर्किंग के लिए, जैसा आपने पहले पॉइंट में भी देखा है, मसल्स की वर्किंग के लिए सॉल्ट्स का होना जरूरी है। यहाँ पे जो मसल्स की वर्किंग पहले पॉइंट में हमने देखी है वो न्यूरॉन्स के हवाले से थी, नर्व इम्पल्स के लिहाज से, क्योंकि नर्व इम्पल्स के जरिए मसल्स को मैसेजेस पहुंचते हैं ना। और यहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट्स जो होते हैं, ये कैल्शियम सॉल्ट्स का होना जरूरी होता है इनकी मसल्स की वर्किंग के लिए। थर्ड पॉइंट पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का बताया, इसका फार्मूला है CaSO4.12H2O। तो ब्रोकन लिम्स के लिए यूज होता है। ब्रोकन लिम्स के लिए, जो हड्डी टूट जाती है, लिम्स कहते हैं बेटे बाजुओं को और टांगों को, लिम्स। फोर लिम्स कहते हैं बाजुओं को और हाइंड लिम्स कहते हैं टांगों को। फोर लिम्स, FORE, फोर लिम्स बाजुओं को कहते हैं, और हाइंड लिम्स, HIND, हाइंड लिम्स टांगों को कहते हैं। तो बाजुओं या टांगों की कोई हड्डी खुदा ना खास्ता टूट जाती है किसी एक्सीडेंटल केस में, तो उसमें क्या होता है कि हड्डी को डॉक्टर बिल्कुल सीधा करके उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो लगा देता है। तो ये फौरन ड्राई हो जाती है और ये हड्डी को सीधा रखती है। हड्डी जब तक सही नहीं हो जाती, ग्रो नहीं कर जाती, मजबूत नहीं हो जाती, तो उस वक्त तक इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऊपर फिक्स रखा जाता है। फोर्थ पॉइंट पे इसका यूज बताया साठ का, पोटाशैलम का। पोटाशैलम जैसे आम फटकड़ी का लफ्ज नाम इसको देते हैं, फटकड़ी का लफ्ज यूज होता है, तो इसका इस्तेमाल क्या, कोएगुलेट करना, कोएगुलेट मीन जमाना ब्लड को, दैट इज कमिंग आउट ऑफ वुंड, किसी जख्म से। कोई छोटा सा जख्म हो जाए, छोटे से जख्म के बेटे याद रखना कि ये जख्म की सूरत में क्या करते हैं कि जिस्म के जैसे हिस्से पे छोटा सा कोई जख्म होता है, तो ये पोटाशियम का पीस लेकर उसके ऊपर रगड़ देते हैं, उसके ऊपर रगड़ देते हैं। तो इसका जो मटेरियल होता है, पोटाशियम का जो मटेरियल है, ये उसके ऊपर एक लेयर सी बन जाती है और खून वहां पे जम जाता है। और दूसरा बताया कि प्योर, हाँ इसका कि ये भी मैं बता दूं कि ये जो होते हैं ना, ये लोग जो हजाम होते हैं, हेयर ड्रेसर जो होते हैं, तो ये लोगों के जब शेव वगैरह करते हैं तो शेव बनाते हुए अगर कहीं से कोई स्किन डैमेज हो जाती है, कोई पंक्चर हो जाता है, कोई माइनर सा कुछ कट आता है, तो ये लोग वहां पोटाश एलम इन्होंने रखी होती है, पीसेस रखे होते हैं और ये वहां पे लगाते हैं, तो फिर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। दूसरा बताया प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर की जब प्योरिफिकेशन की जाती है तो वाटर को सेटलिंग टैंक्स के अंदर कुछ देर के लिए पानी को छोड़ा जाता है, ठहराया जाता है। ये बड़े बड़े टैंक होते हैं, उसमें पानी को जब ठहराते हैं तो इनसॉल्युबल जो इम्प्योरिटीज होती है वो नीचे बैठ जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो बारीक होते हैं और हल्के होते हैं, लाइट होने की वजह से वो ऊपर रहते हैं, वो नीचे नहीं बैठते। तो जब हम पोटाश एलम उसमें मिक्स कर देते हैं पानी में, तो पोटाश एलम की वजह से वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में जो है उनकी क्लम्पिंग हो जाती है, आपस में जुड़ जाते हैं, और आपस में जुड़ने से, अटैच होने से क्या होता है, हैवी मैसेज बन जाती हैं और वो पानी के ऊपर तैरते नहीं बल्कि नीचे बैठना शुरू हो जाती हैं। तो ये इसका रोल है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में। आगे सॉल्ट्स ऑफ आयोडीन को देखें। ये थायराइड ग्लैंड्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी होते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है इसने थायरॉक्सिन हार्मोन पैदा करना होता है, जिसका बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस जो है, मेटाबॉलिक फंक्शंस, उनको कंट्रोल करना उस थायरॉक्सिन हार्मोन का काम होता है। तो अगर ये थायरॉक्सिन जो है इसकी प्रोडक्शन के दौरान आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड को एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ता है और वो ग्लैंड स्वेल कर जाती है, उसकी स्वेलिंग हो जाती है। इसको हम कहते हैं गाइटर, इसको गाइटर कहते हैं। गाइटर की ट्रीटमेंट करनी हो तो उसके लिए आयोडीन यूज कराई जाएगी।
यहाँ पे फ्लो शीट डायग्राम की फॉर्म में सॉल्ट्स के यूजेस बताए गए हैं। देखिए सॉल्ट्स एंड सोसाइटी का कि फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज होते हैं। सोडियम नाइट्राइट है, सोडियम सल्फाइड है, सोडियम सिट्रेट है, या फोटोग्राफी के अंदर सिल्वर सॉल्ट्स का यूज होना। फोटोग्राफी में मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसमें ये होता है कि सिल्वर के जो सॉल्ट्स होते हैं, सिल्वर क्लोराइड वगैरह, सिल्वर क्लोराइड है तो वो व्हाइट कलर का होता है। तो जब लाइट पड़ती है तो ये सिल्वर अलहदा होता है और उसका ग्रे सा कलर होता है जब वो अलहदा होगा। अब कुछ हिस्से में देखें व्हाइट होगा और जहां जहां लाइट पड़ने से सिल्वर अलहदा हुआ वहां पे ग्रे सा ब्लैक सा कलर आना शुरू हो जाएगा। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है। सोडियम क्लोराइड का इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स ऐसे बनाए जाते हैं, जैसे कास्टिक सोडा हम इससे बनाते हैं, सोडियम हासिल करते हैं वगैरह। फर्टिलाइजर्स के तौर पे एग्रीकल्चर में कई सॉर्ट्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट है, खादें हैं ये। फूड फ्लेवरिंग के तौर पे जैसे सोडियम क्लोराइड है, खाने में इस्तेमाल होता है, खाने का जायका जो है उसको बेहतर करने के लिए। फिर मेडिकल यूजेस में देखें प्लासर पैरास का यूज, कैल्शियम सल्फेट का मैंने आपको बताया भी है। तो ये मेडिकल यूजेस हैं। नेक्स्ट यूजेस सॉल्ट्स के हमारी डेली लाइफ में क्या है ये बताया गया। हमारी डेली लाइफ में होता है कि हम कॉमन सॉल्ट जो है उसको यूज करते हैं फॉर सीजनिंग फूड, इज आल्सो यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव फॉर फिश एंड पिकल्स। फॉर सीजनिंग फूड कॉमन सॉल्ट का यूज खुराक को टेस्ट देने के लिए, खाना जो है उसके अंदर टेस्ट सही करने के लिए, खाना पकाने के लिए। उसके अलावा पिकल्स मैंने बताया था, ये अचार वगैरह जो होता है। और फिश जो है इसको प्रिजर्व करना, महफूज रखना, जरासीमों से महफूज। मतलब बैक्टीरिया वगैरह जो है, अगर हमारी इन चीजों के अंदर बैक्टीरिया जाएंगे तो इन सॉल्ट्स का काम क्या होता है कि सॉल्ट्स की वजह से जो एनवायरमेंट है वो ज्यादा कंसंट्रेशन होती है उसमें सॉल्ट्स की, तो पानी की थोड़ी होती है। तो जो बैक्टीरिया होंगे, बैक्टीरिया के जो अंदर का पानी होगा वो बाहर निकल जाएगा, उनकी डिहाइड्रेशन हो जाती है और वो मर जाते हैं। तो ये इनका मैकेनिज्म था बेटे, जो मैंने बताया कि सॉल्ट्स की वजह से खुराक कैसे महफूज रहती है, कि वहां कोई बैक्टीरिया जो है वो जिंदा नहीं रह सकते, वो ग्रो नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो मर जाते हैं, उनका पानी खारिज हो जाता है, बाहर निकल जाता है, डिहाइड्रेशन से खत्म हो जाते हैं। उसके बाद है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो ये यूज होता है फॉर गिविंग सॉफ्टनेस टू ब्रेड एंड केक, ब्रेड और केक को नरम करने के लिए। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डॉट NH2 डेकाहाइड्रेट होता है, ये वॉशिंग फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए यूज होता है। सोडियम पोटेशियम टार्टारेट लैक्सेटिव के तौर पे यूज होता है। लैक्सेटिव जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को नॉर्मल करने के लिए, कब्ज वगैरह जो होती है अगर खुराक की इंडाइजेशन की वजह से, तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज होता है। बेटे मीटिंग हो सकता है एंड हो जाए अभी, तो आपने फौरन जान कर लेना है। सोडियम पोटेशियम टार्टारेट का बताया, लैक्सेटिव यानी कब्ज कुशा दवाई के तौर पे यूज होता है। आगे यूजेस हैं सॉल्ट्स के इंडस्ट्रीज में। सोडियम क्लोराइड, जिसका मैंने पहले भी बताया कि इसका यूजेस ऑफ सॉल्ट्स इन इंडस्ट्रीज जो है, इसमें देखें सोडियम क्लोराइड किसके लिए यूज होता है, क्लोरीन की मैन्युफैक्चर के लिए, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाने के लिए। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। वॉशिंग सोडा मैंने बताया सोडियम कार्बोनेट होता है। उसके बाद ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, ये बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा जो बेकिंग पर्पसेस में यूज होता है। दूसरे नंबर पे सोडियम कार्बोनेट जो है, इसका बताया कि फॉर सॉफ्टनिंग हॉट वाटर। हार्ड वाटर कौन सा होता है, वो पानी जिसमें साबन झाग पैदा नहीं करता। हार्ड वाटर उसे कहते हैं जिसमें साबन झाग पैदा नहीं करता। तो अगर उसमें हम सोडियम कार्बोनेट यूज करेंगे तो वो पानी सॉफ्ट हो जाता है। और फॉर मैन्युफैक्चरिंग ग्लास एंड सोप कहा कि शीशा साजी में, शीशा वगैरह बनाने में, साबन बनाने में ये इनका यूज होता है। उसके बाद पोटाशियम टार्टारेट जो है, पोटाशियम नाइट्रेट का यूज ये होता है फॉर प्रेपरेशन ऑफ गन पाउडर। गन पाउडर बारूद वगैरह बनाने में, फायर वर्क्स में, आतिशबाजी का जो सामान है जो बनता है, तो उसमें पोटाशियम नाइट्रेट का यूज होता है। इसके अलावा ये फर्टिलाइजर्स यानी खादें बनाने में इस्तेमाल होता है।
पोटाश एलम यूज होता है फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका कि पानी के अंदर जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं जो छोटे साइज में होते हैं और साइज में छोटे होने की वजह से वो नीचे नहीं बैठ सकते, पानी में तैरते रहते हैं, तो इसकी वजह से वो आपस में क्लम्प होकर हैवी हो जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। डाइइंग क्लॉथ, कपड़े की जो रंगाई है उसमें इस्तेमाल होता है। अब कपड़े की रंगाई में बेटे देखें, इसका जो पोटाश एलम का यूज है वो ये होता है कि जब कपड़े के ऊपर हम इसको लगा देते हैं तो उसके बाद जो भी डाई होता है ये पोटाश एलम उस डाई को अब्सॉर्ब कर लेता है और वो डाई जो है वो कपड़े के ऊपर फिक्स हो जाएगा। ये इसका काम था डाइंग के अंदर। फॉर टैनिंग हाइड्स, खालें वगैरह जो है उनको प्रोसेस करने के लिए चमड़ा साजी में, तो ये पोटाश एलम का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है हाइड्स के ऊपर। आगे कैल्शियम सल्फेट CuSO4 जो ब्लू कलर में मैंने बताया कि होता है, ये फंगीसाइड, फंजाई को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इन कैलिको प्रिंटिंग, कैलिको प्रिंटिंग क्या होती है, उर्दू में बोला जाता है इसके लिए लफ्ज छापा खाना। तो ये बेटे आजकल इतना ज्यादा नहीं है इसकी ट्रेंड, पहले ज्यादा थी। इसमें ये होता था कि कुछ मोल्ड से बने होते थे, सांचे से बने होते थे, उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की डिजाइनिंग हुई होती थी, मुख्तलिफ किस्म की एम्ब्रॉयडरी जो है वो उनके ऊपर डिजाइनिंग हुई होती थी, खुदाई के जरिए खुदाई से की होती थी। नहीं, एचिंग डिजाइन, जैसा मैंने आपको कल भी समझाया था, वो एचिंग डिजाइन बने होते थे उन मोल्ड्स के ऊपर। तो कपड़े की जिस शीट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करनी होती थी तो वो मोल्ड पहले इस कॉपर सल्फेट का जो पाउडर सा है उसके ऊपर लगाते थे, बिल्कुल इसी तरह जैसा हम स्टैंप लगाते हैं, स्टैंप पैड से जैसा स्टैंप को लगाकर फिर हम पेपर के ऊपर लगाते हैं। तो कैलिको प्रिंटिंग बिल्कुल ऐसे ही होती थी कि वो जो मोल्ड से बने होते थे उनको पहले कॉपर सल्फेट के पाउडर के ऊपर लगाते थे, जो पाउडर उसके ऊपर लग जाता था, अब जहां जहां वो एचिंग डिजाइन होते थे ना तो वहां पे ये पाउडर जो है वो उनके अंदर जज़ब हो जाता था, तो फिर उसको कपड़े के ऊपर लगा देते थे, तो कपड़े के ऊपर बिल्कुल वैसा डिजाइन बन जाता था जैसा का डिजाइन के उस मोल्ड के ऊपर बना होता था। तो इसको फिर बाद में औरतें जो हैं वो क्रोशिया के जरिए इसकी निटिंग करती थी और ये जो है एम्ब्रॉयडरी की एक ट्रेंड थी, आजकल भी है लेकिन थोड़ी। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये वो प्रोसेस है कि जिसमें हम एक मेटल के ऊपर किसी दूसरी मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं इलेक्ट्रिसिटी के जरिए, इलेक्ट्रोलिटिकली, कि हम जिस चीज के ऊपर तय चढ़ानी हो उसको सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं और सोल्यूशन उस मेटल के सॉल्ट का होता है जिसकी तय चढ़ानी होती है। मसलन अब हमने कॉपर सल्फेट को यूज किया है तो यहाँ पे कॉपर की लेयर जो है वो दूसरी मेटल के ऊपर चढ़ाई जाएगी, कोई हमारा बर्तन है, कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर। तो ये प्रोसेस रहता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ a metal over another metal। अमूमन ये होता है कि layer of superior metal is deposited over the surface of an inferior metal। नेक्स्ट टॉपिक बेटा है pH स्केल का। ये वो स्केल है जो एसिड या अल्कलाइन सोल्यूशन की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए यूज होता है। वो स्केल जो एसिडिक या अल्कलाइन सोल्यूशन जो हमारे पास उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए यूज होता है। इसकी रेंज बेटे होती है 0 से लेकर 14 तक, 0 से लेकर 14 तक। ये मैं आपको स्केल पहले दिखा देता हूं, ये देखें, ये है पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक। अब 0 के करीब जितनी पीएच आती जाएगी यानी कम होती जाएगी तो ये स्ट्रांग एसिड्स की इंडिकेशन होगी। जैसा 0 से 2 तक बताया स्ट्रांग एसिड्स होते हैं, अगर पीएच 0 से 2 तक हो, और अगर 3 से 6 तक है तो ये वीक एसिड्स हैं, 7 है तो न्यूट्रल है, 8 से 11 है तो वीक अल्कलीज हैं, 12 से 14 तक स्ट्रांग अल्कलीज होती हैं। तो ये पीएच स्केल है। अब पीएच क्या होती है, जैसा यहाँ भी आप बेटे देखें आपको बताया गया कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयंस की, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। किसी भी सोल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन होती है हम उसका नेगेटिव लॉग लेते हैं
कैलकुलेशन करके उससे वैल्यू हासिल करते हैं, सिंपल वैल्यूज, वो पीएच कहलाती है। तो पीएच स्केल का इस्तेमाल क्या है? मैंने आपको बताया कि ये एसिडिक या अल्कलाइन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए कि कोई सॉल्यूशन अगर एसिडिक है तो कितना स्ट्रांग एसिडिक है या वीक है, अगर बेसिक या अल्कलाइन है तो स्ट्रांग है या वीक है, तो स्ट्रेंथ का हमें पता चल जाता है। पीएच सॉल्यूशन की जो हमें मिलती कैसे है? हम यूनिवर्सल इंडिकेटर या पीएच पेपर यूज करते हैं। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है पेपर, ये बनता कैसे है? इसमें सेवरल डाइज होते हैं, बहुत से डाइज या रंग होते हैं, उनका मिक्सचर होता है और उस मिक्सचर की हम पेपर के ऊपर कोटिंग कर देते हैं। तो इससे ये होता है कि वो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर डेवलप हो जाता है। इसका ओरिजिनल कलर येलो होता है, बिफोर यूज इसका येलो कलर होता है। अब हमने इसको क्या करना होता है, डिफरेंट सॉल्यूशंस के अंदर हम इस पीएच पेपर की स्ट्रिप छोटी छोटी काटते हैं और जिस भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को मेजर करना हो कि वो एसिड है या बेस है, और अगर एसिड है तो स्ट्रांग है या वीक है, बेस है तो स्ट्रांग है या वीक, तो हम ये कहते हैं कि इस पीएच पेपर का एक पीस कट करके स्ट्रिप जो है वो काट कर उस सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर जब इसको हम डिप करते हैं तो इसका कलर चेंज होता है। अब अगर वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, यानी एसिड का सॉल्यूशन है, तो कलर जो है वो चेंज होगा येलो टू ऑरेंज। येलो उसका अपना था, येलो से चेंज होकर ऑरेंज होगा। आपको मैं दोबारा कलर के चार्ट में बता देता हूँ। ये देखें, ये येलो कलर है, इससे किधर वो चेंज हो रहा है, ऑरेंज की तरफ हो रहा है। फिर एंड पे क्या, रेड हो रहा है, तो वो शो करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड। रेड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड को बताया कि अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो कलर चेंज होगा फ्रॉम येलो टू ऑरेंज एंड देन रेड। एज द पीएच डिक्रीजेस, जैसे पीएच कम होती जाएगी तो कलर इस तरह से चेंज होगा। और अगर वो बेसिक सॉल्यूशन है, अल्कलाइन है, तो कलर चेंज होगा फ्रॉम इंडिगो टू वॉयलेट, इंडिगो से लेकर वॉयलेट की तरफ। जब पीएच 7 से 14 की तरफ जाती है तो कलर जो है वो इंडिगो से वॉयलेट की तरफ चेंज होता है। अगेन आप देखें कलर चार्ट में, ये वॉयलेट कलर है और इंडिगो से वॉयलेट कलर, इंडिगो कलर जो है ये ब्लूइश सा कलर जो है इसको कहते हैं, और इससे क्या वॉयलेट कलर आ रहा है, वॉयलेट की तरफ चेंज आ रही है डिफरेंट ग्रेड्स में से गुजरकर। तो पीएच जैसे 7 to 14 जाती है, तो 14 अगर पीएच होगी तो स्ट्रॉन्ग बेस होगी, इसमें अगर 0 के करीब आई थी तो स्ट्रॉन्ग एसिड था। अब ये उन्होंने अपरेटस यूज किया है सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए कि आप ऐसे करें, पीएच पेपर ले लेंगे आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, विनीगर सॉल्यूशन है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो आपने ये करना है कि ये सारे सॉल्यूशंस आपने टेस्ट ट्यूब्स में अलग-अलग ले लेने हैं और टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब स्टैंड में लगा दें। उसके बाद आप पीएच पेपर की स्ट्रिप्स लें और डिफरेंट सॉल्यूशंस के अंदर उनको डालते जाएं। आप कलर का की चेंज जो है, स्ट्रिप्स का कलर आप देखेंगे कि चेंज हो रहा है। ये जो न्यू कलर्स हैं इनको रिकॉर्ड करें, अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करें टेबल के अंदर, तो आप देखेंगे कि डिफरेंट शेड्स कलर के अपीयर होंगे हर पीएच पेपर के ऊपर, और उन शेड्स को आपने इसी कलर चार्ट के साथ कंपेयर करना है। जिस कलर के साथ उस पीएच पेपर का कलर मैच हो जाएगा वो हम पीएच नोट कर लेंगे, और ये हमारी उस सॉल्यूशन की पीएच होगी जिसके अंदर से वो हमने पीएच पेपर की स्ट्रिप निकाली होगी डिप करने के बाद। तो बताया कि अगर हम इन कलर्स को कंपेयर करेंगे चार्ट के साथ जो कि पीएच पेपर के ऊपर होता है जो हमें प्रोवाइडेड है, तो हम पीएच फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट सॉल्यूशंस की, और जब पीएच मिल जाएगी तो हम सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ बता सकते हैं। जैसा बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो हैं वो होंगे जिनकी पीएच की वैल्यू 0 से 2 तक होगी, और वीक एसिड जो हैं उनकी पीएच 3 से 6 तक होगी। जो न्यूट्रल सोल्यूशन होगा उसकी पीएच 7 होती है। इस तरह जो वीक अल्कलीज होती हैं तो उनकी पीएच यहाँ मेंशन नहीं की, वैसे उनकी पीएच जो है वो 8 से 11 तक होती है, और जो स्ट्रॉन्ग अल्कलीज हैं उनकी पीएच 12 से 14 तक होती है। नेक्स्ट एक और एक्टिविटी बताए कि यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, यही आपने लिया पीएच पेपर, डाइल्यूट NaOH लिया है, NH4OH लिया है, HCl लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड है, विनीगर, डिस्टिल्ड वाटर,
तो ये बेटे यही है जो इधर उन्होंने सैंपल्स यहाँ लिस्ट में दिए हुए हैं। आपने अगेन इन सारे सॉल्यूशंस को टेस्ट ट्यूब्स में डालकर उन्हें टेस्ट ट्यूब स्टैंड में लगा देना है, और 1.5 सेंटीमीटर को बताया कि डिस्टिल वाटर जो है वो डाल दें हर एक में। तो डिप करें यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर इनके अंदर। डिस्टिल वाटर वैसे आपने अलहदा जो है एक टेस्ट ट्यूब में रखना है, उसका अलहदा टेस्ट होगा। तो आपने पीएच पेपर जब डाला तो उसका कलर चेंज जो भी होगा, ये देखें यहाँ पे कलर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर दिया, तो वो यहाँ पे आपने कलर लिखना है। कलर कैसे पता चलेगा? जो भी कलर न्यू है यहाँ कलर चार्ट से कंपेयर करें। कलर तो उसका देखें आपने वैसे आपको पता चल जाएगा ना कौन सा कलर है, उस कलर का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। वो येलो है, ऑरेंज है, रेड है, इंडिगो है, वॉयलेट है, जो भी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो उसकी पीएच आपको कलर चार्ट से मिली है वो पीएच यहाँ लिखते जाना है, तो ये आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद पीएच एंड इट्स रेंज। पीएच जिसके जरिए हमें सॉल्यूशन की इस एक बेसिक स्ट्रेंथ का पता चलता है, तो बेटे इसकी रेंज क्या है? 0 से लेकर 14 तक। एक्वस मीडियम यानी पानी के अंदर वो सब्सटेंस आपने डिसॉल्व किया हुआ है, तो 0 से 14 तक उसकी रेंज है। जो प्योर वाटर होता है इट आयोनाइजेस वेरी स्लाइटली, बहुत ही कम आयोनाइज होता है। आयोनाइज होना मीन आयंस बनाना। तो पानी कौन से आयंस बनाता है? हाइड्रोजन आयंस H+ आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस OH नेगेटिव आयंस। जो प्योर वाटर है ये तो बहुत थोड़े हाइड्रोजन आयन और OH आयन बनाता है। इन हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस की जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन क्या है? इनकी क्वांटिटी, मिकदार, ये प्योर वाटर में इक्वल होती है, क्योंकि हर पानी के मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन आयन बना और एक OH आयन बना, तो तादाद तो सेम रहेगी। जितने भी मॉलिक्यूल पानी के आयोनाइज होंगे तो इक्वल तादाद में वो हाइड्रोजन आयन और OH आयन बनाते जाएंगे। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अलबत्ता हम इंक्रीज कर सकते हैं सोल्यूशन में अगर हम एसिड को डाल दें, क्योंकि एसिड ने पानी में हाइड्रोजन आयन देने होते हैं। हमने एसिड की डेफिनेशन में कल पढ़ा था कि हाइड्रोजन आयन, एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन देते हैं पानी में डिसॉल्व करें तो। और अगर हम अल्कली को डिसॉल्व करते हैं पानी में, तो अल्कली की डेफिनेशन थी कि वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है, तो वो हाइड्रोक्साइड आयन दे देगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पानी में कम हो जाएगी एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन। तो असल में तो बेस ने हाइड्रोक्साइड आयन दिए हैं, उसने हाइड्रोजन आयन को यूज नहीं कर लिया, हाइड्रोक्साइड आयन दिए उन्होंने। लेकिन हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली क्या होगी? कम होगी। उधर एसिड ने हाइड्रोजन आयंस दिए हैं तो उसके अंदर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अब ग्रेटर कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयंस की सॉल्यूशन में हो तो इसका मतलब होगा स्ट्रॉन्गर एसिड है। अगर लेसर कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयंस की है एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयंस, तो हम कहेंगे कि वो स्ट्रॉन्गर अल्कली है। तो अल्कली और एसिड की पहचान हमेशा से हाइड्रोजन आयन से हो जाती है। और हाइड्रोजन आयंस का कैसे पता चलता है? पीएच से पता चलता है, पीएच पेपर से पता चलता है। पीएच पेपर के कलर के चेंज होने के बाद कलर चार्ट से मैच करके पीएच फाइंड करने से मिलता है। जितनी पीएच बेटे कम होगी ये इंडिकेट करेगा कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा है, और अगर पीएच ज्यादा आ रही है तो समझ लेना कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत कम है और आपको क्या है? अल्कलाइन सोल्यूशन है। तो इस तरह से जो स्केल है हम यूज करते हैं एसिड या अल्कली की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, तो ये किस पे बेस कर रहा है? ये बेटे बेस कर रहा है ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। और ये जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस है इसी को हम पीएच के जरिए डिस्क्राइब करते हैं। ये भी नोट रखें कि हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डायरेक्ट क्यों नहीं यूज करते, इसलिए कि वो बहुत ही छोटी वैल्यूज होती हैं, बहुत ही छोटी फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं, डेसिमल वैल्यूज। लेकिन पीएच वैल्यू जो होती है एक होल नंबर वैल्यू होती है, होल नंबर वैल्यू हमें मिल जाती है। तो इसलिए हम बजाय हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को एज सच शो करने के उसे पीएच के साथ शो करते हैं। पीएच वैल्यूज की रेंज आप देखें 0 से 14 तक होती है। और ऐसे सॉल्यूशन जिनमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है और हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन इक्वल होती है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं। न्यूट्रल कौन से हैं? जिनमें हाइड्रोजन आयन और OH की कंसंट्रेशन सेम होती है। इस ऐसे सॉल्यूशन की पीएच 7 होती है। पीएच 7 जो ये मिड पॉइंट होता है पीएच स्केल का, ये यहाँ पे देखें ये 7 की पीएच मिड पॉइंट है और न्यूट्रल सॉल्यूशन है। और अब दूसरी दो कैटेगरीज को देखें। ऐसे सॉल्यूशन जिनमें हायर कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयंस की हो उनकी पीएच लोअर देन 7 होगी। ये देखिए 7 से कम है।
इनमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। और ऐसे सॉल्यूशन जिनमें लोअर कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयंस की देन हाइड्रोक्साइड आयंस, तो उसके अंदर उनकी पीएच क्या होगी, 7 से ज्यादा होगी, 7 से ज्यादा होगी। जिन सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन की निस्बत कम होगी, उनकी पीएच 7 से ज्यादा होगी। ये बेटे ये वाले सॉल्यूशंस हैं 8 से लेकर 14 तक जिनकी पीएच आ रही है, तो ये बेसिस होंगी। सॉल्यूशन बताया कि विद लोअर पीएच वैल्यूज, ऐसे सॉल्यूशन जिनकी पीएच वैल्यू कम होगी वो स्ट्रॉन्गर एसिड्स होंगे, और सॉल्यूशन जिनकी पीएच वैल्यू हायर होगी वो स्ट्रॉन्गर अल्कलीज होंगे। हायर द पीएच ऑफ द पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन द स्ट्रॉन्गर द अल्कली दे और अल्कलीज दे। यानी जितनी पीएच ज्यादा होती जाएगी उतने स्ट्रॉन्ग वो बेसिस या स्ट्रॉन्ग अल्कलीज होंगी। इसी तरह जितनी पीएच लोअर होती जाएगी उसी कदर वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये कुछ कॉमन सब्सटेंसेस हैं जिनकी पीएच वैल्यूज आपको दी हुई हैं। जैसे प्योर सल्फ्यूरिक एसिड है तो 0 पीएच, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड बताया। गैस्ट्रिक जूस इन स्टोमिक, उसमें HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसकी पीएच क्या 1 है। लेमन जूस सिट्रिक एसिड होता है 2 पीएच है। विनीगर एसिटिक एसिड होता है 3 पीएच है। टमाटो जूस मैलिक एसिड होता है तो इसमें देखें 4 इसकी पीएच है। एसिड रेन जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड वगैरह ये एसिड होते हैं तो 5 पीएच है। प्योर वाटर न्यूट्रल होता है, इसकी पीएच 7 है। क्लीनिंग फ्लूइड जो होता है तो इसकी पीएच क्या होती है 9 होती है। बेकिंग पाउडर की 10 होती है। मिल्क का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है तो इसकी पीएच जो है वो ये 11 होती है। मैग्नीशियम सल्फेट जो है। उसके बाद हाउस होल्ड अमोनिया पीएच उसकी 12 है। स्ट्रॉन्गेस्ट अल्कली बताया कि सच एज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो उसकी पीएच क्या है 14 होती है। तो ये डिफरेंट जो है आपको सब्सटेंसेस, ये बेटे ये आपको मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस बताए गए। अक्सर ऐसे हैं जो हमारे कॉमन यूज में आने वाले हैं। जैसे देखो लेमन जूस ये अमून हमारे यूज में आता है। विनीगर देखे सिरका यूज में आता है। इसी तरह इधर से देखें क्लीनिंग फ्लूइड हो गए, बेकिंग पाउडर हो गया, मिल्का मैग्नीशिया जो है ये आप शायद ना जानते हो, ये मेडिसिन के अंदर यूज होता है। फार्मूला इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एसिडिटी जो स्टमक के अंदर होती है ना तेजाबियत वगैरह, तो उसका इलाज करने के लिए, तेजाबियत को खत्म करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट आप देखें ये कॉमन यूज की चीजें थी मैंने बताई। पीएच मीटर जो है ये वो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज यूज्ड टू मेजर एग्जैक्ट पीएच ऑफ सॉल्यूशंस। पीएच मीटर जो है ऐसा डिवाइस होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी सॉल्यूशन की एग्जैक्ट पीएच मेजर करने के लिए यूज होता है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं कि इसमें जस्ट एक इलेक्ट्रोड होता है। ये एक इलेक्ट्रोड है जिसको हम सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं। जिस सॉल्यूशन की पीएच फाइंड करनी है उसमें इसको डिप कर देते हैं और उसकी जो पीएच होती है पीएच वैल्यू वो डिजिटल डिस्प्ले के ऊपर आ जाती है। ये देखें ये डिजिटल डिस्प्ले इसका, तो यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में डिजिट की फॉर्म में उसकी पीएच की वैल्यू आ जाती है। तो एग्जैक्ट पीएच हमें मालूम हो जाती है पीएच मीटर से। आगे इंडिकेटर्स का बताया जा रहा है। मेजॉरिटी ऑफ एसिड बेसिस का बताया है। एसिड और बेसिस जो वो कलरलेस होते हैं, यानी एसिड का ये बेस का कोई कलर नहीं होता। तो रिजल्ट क्या होता है कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम उनकी अपीयरेंस से उनको आइडेंटिफाई कर सकें कि वो एसिड है या बेस है। अब आइडेंटिफाई करने के लिए उस सब्सटेंस को हम मुख्तलिफ इंडिकेटर यूज करते हैं। एसिड और अल्कली के इंडिकेटर यूज होते हैं। इंडिकेटर वो सब्सटेंस होता है जो कि डिफरेंट कलर्स देता है एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस में। कुछ एग्जांपल्स आपको ये दी हुई है, मसलन फिनाफ्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, लिटमस है, लिटमस सोल्यूशन भी होता है, लिटमस पेपर भी होता है, टर्मेरिक है, ये भी पेपर बनता है, चाइना रोज, रेड कैबेज वगैरह। इनके कलर देख लें। लिटमस का ओरिजिनल कलर वायलेट होता है, एसिड में रेड हो जाता है, बेस में ये ब्लू हो जाता है। फिनाफ्थलीन को देखें तो उसका कलरलेस होता है ओरिजिनली, एसिड में कलरलेस रहता है, बेस में पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज जो है ये इसका ओरिजिनल कलर ऑरेंज है, एसिड के अंदर रेड हो जाएगा, बेस में येलो हो जाएगा। तो कलर के चेंज होने से हमें पता चल जाएगा कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है। सिर्फ बेटे 2 मिनट का इसमें जो है वो मटेरियल बाकी है। ऑपरेटर्स जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो डाइल्यूट HCl, सोप सॉल्यूशन, लेमन जूस, टैप वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया सॉल्यूशन और
हाउस होल्ड ब्लीच यूज किया है। कहा कि ये सारे सैंपल आप क्लीन टेस्ट ट्यूब्स में डाल दें, उनमें फ्यू ड्राफ्ट जो रेड और ब्लू लिटमस पेपर डालें हर टेस्ट ट्यूब में। तो उस लिटमस सोल्यूशन के कलर के चेंज होने से आपको पता चल जाएगा कि वो एसिडिक है या बेसिक है। अब देखें, पहले उन्होंने डाइल्यूट HCl का दिया कि रेड लिटमस रेड ही रहेगा, ब्लू जो है वो रेड हो जाएगा, तो पता चला एसिडिक है। सोप सोल्यूशन बेटे देखें, ये अल्कलाइन होता है, बेसिक होता है, इसमें जो रेड है वो ब्लू हो जाएगा, ब्लू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो पता चलेगा ये बेसिक है। टैप वाटर वैसे न्यूट्रल होता है अगर उसमें कोई एसिडिक बेसिक सब्सटेंसेस ना हो, तो ये डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कौन सी इम्प्योरिटीज हैं। अगर कोई इम्प्योरिटीज हैं तो उनकी वजह से जो भी होंगी, एसिडिक होंगी, बेसिक होगी, तो अकॉर्डिंगली लिटमस का कलर चेंज होगा। लेकिन अगर वो न्यूट्रल है तो रेड लिटमस रेड रहेगा, ब्लू जो है वो ब्लू रहेगा, और सोल्यूशन हमारा वो न्यूट्रल कहलाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है तो रेड लिटमस ब्लू हो जाता है, ब्लू रेड हो जाता है, बेसिक नेचर हुई। हाउस होल्ड ब्लीच को देखें, ये भी अल्कलाइन होता है, इसमें रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा, ब्लू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो बेसिक हुआ। अमोनिया सोल्यूशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी जो है वो अल्कलाइन होता है, बेसिक होता है, तो इसमें भी रेड लिटमस ब्लू हो जाना है, ब्लू लिटमस के ऊपर कोई चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं आनी, और वो बेसिक नेचर कहलाएगी इसकी। लास्ट में बेटे इसमें ये नेचुरल इंडिकेटर्स का बताया गया, रेड कैबेज, टर्मेरिक, चाइना रोज, लिटमस वगैरह। तो इनको भी अगर हम चेक करना चाहते हैं तो हमने डिफरेंट सॉल्यूशंस लेने हैं। तो टर्मेरिक पाउडर जो है इसका हमने पानी में पेस्ट बनाना होता है, उसको हम फिल्टर पेपर के ऊपर लगा देते हैं, उसको खुश्क होने देते हैं, उसके बाद जो एक्सेस पाउडर होता है उसको ऊपर से रिमूव कर देते हैं, और इस पेपर की छोटी छोटी स्ट्रिप्स काट लेते हैं, और ये हमारे पास इंडिकेटर अब तैयार हो जाता है। इसको हम डिफरेंट सॉल्यूशंस के अंदर डिप करेंगे, और डिप करने के बाद क्या है, हम देखेंगे कि कलर में क्या चेंज आई है, और उस कलर के चेंज को हम रिकॉर्ड करेंगे, और उससे हमें पता चलेगा डिफरेंट नेचर ऑफ सॉल्यूशन का, कि वो एसिडिक है, बेसिक है। ये देखें टर्मेरिक का कलर कैसे चेंज होता है, एसिड में ये येलो रहता है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी येलो रहता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन में ब्राउन हो जाता है। देखिए इसका अपना कलर येलो था, एसिडिक सॉल्यूशन में और न्यूट्रल में येलो रहेगा, अल्कलाइन में ब्राउन हो जाएगा। रेड कैबेज का बताया कि रेड कैबेज क्या है कि हम ऐसे कुछ चॉप्ड काटे हुए पीसेज जो रेड कैबेज के लेने हैं, हार्ड वाटर में उसको हम बॉइल करेंगे तो कलर सा सोल्यूशन होगा, उसको फिल्टर कर लेंगे, तो पर्पल सा कलर होता है इसका कैबेज इंडिकेटर का। नाउ इट इज रेडी फॉर यूज। हम इसको क्या करेंगे, उसी तरह टेस्ट ट्यूब्स में जो सोल्यूशन हमने जैसा पहले लिए थे, जिसमें लिटमस पेपर या लिटमस सोल्यूशन यूज किया था, तो वहां पे इसको डालेंगे, तो ये पर्पल कलर कैबेज इंडिकेटर का होगा। ये एसिडिक सोल्यूशन में रेड हो जाएगा और बेसिक सोल्यूशन में ग्रीन होगा। अपना कलर पर्पल था इसका, तो रेड, ये एसिड में रेड हो जाता है, बेस में ग्रीन हो जाता है। जबकि जो न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं उनमें रेड कैबेज इंडिकेटर का जो पर्पल कलर होता है वो चेंज नहीं होता, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में कलर चेंज नहीं होगा, एसिड में रेड हो जाएगा और बेस में ग्रीन हो जाएगा। It is now end of this chapter. Now if you have any question you can ask.